बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह कुरानी अच्छी तरह से जहन में बसाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये दुआ पढ़ें। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मुकाम ख़त्म नबूवत बहुत बड़ा मुकाम है। आप सलवात भेजा करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में। जब भी अजान सुने प्लीज़, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम लोग डेली बेसिस पे। जब मुझसे कोई कहता है ना कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि अजान होती है, उसमें हम जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है हम सलवात नहीं भेजते, बहुत गुनाह करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्लीज़ सलवात पढ़ा करें रसूल पाक का जब नाम आए। ये हमारे नबी पाक को प्रोटोकॉल है और बहुत ज़रूरी है। और जो सलवात नहीं पढ़ता है वो कातिलाने अम्बिया में, रसूलों में उसका शुमार होता है। तो प्लीज़ ये गुनाह से बचें, बहुत बड़ा गुनाह हम डेली करते हैं कई दफ़ा। और सजदे में गिर जाएं आज और कहें कि मैंने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। देखिएगा कैसा नेमतें बरसेंगी आपके ऊपर। आज रात सजदे में गिर जाएं या अभी गिर जाएं, रोकें वीडियो को, पॉज करें और सजदे में गिर जाएं और कहें कि अल्लाह मियाँ मैंने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। फिर देखिए नेमतें कैसे आती हैं। अल्लाह के बंदे से नाराज़ नहीं होना चाहिए। गंदे से गंदा आदमी भी हो, अल्लाह का बंदा है। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठे। यानी अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। और अल्लाह को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी का इल्म और सज़ा मालूम हो जाए तो अल्लाह में कितना नाराज़ होता है तकब्बुर पे, और क्या सज़ा दी हुई है आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। प्लीज़ तकब्बुर करना छोड़ें, आजिज़ी लाएं। आजिज़ी जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। फरमाने हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक़ल होती है, मगर इंसान में दोनों होते हैं। अक़ल भी होती है और ख्वाहिश भी होती है। अगर वो अक़ल को दबा दे तो जानवर बन जाएगा, और अगर ख्वाहिश को दबा दे तो फरिश्ता बन जाएगा। तो आपको बैलेंस रख के चलना है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरबगू होके भरा करती है पैमाना। हज़रत अली फरमाते हैं, अगर तुम्हारी आँखें खूबसूरत हैं तो तुम्हें दुनिया खुद से मोहब्बत होगी और मगर तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे। लेकिन अगर ज़बान खूबसूरत हो तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। हम दुनिया से को गलत कहते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी ज़बान गंदी है, दूसरे हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, यानी तुम्हारा साथ दे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। याद रखिएगा, जिसको आप डांटें वो आपका ख्याल करे, आपसे फिर भी प्यार करे, वो आपका दोस्त है। ऐसों को मत छोड़ें। हम लोग दूसरों से इम्प्रेस होके अपनों को पराया कर बैठते हैं, और जब वो पराया हो जाता है तो हमें एहसास होता है कि हमने सब कुछ खो दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सवाल है, आपकी कंपनी, योर कंपनी ऑडिट लिमिटेड firm have BCL, your company audit limited firm have BC क्या नाम है BCL been as appointed as to review the statement of compliance। भरोसा सिंपल ये कि आपका इदारा है जो कि ऑडिट करता है, उसको एक कंपनी है भरोसा BCL कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसने अपॉइंट किया है आपको, ठीक है ना। और आपसे कुछ चीज़ें पूछी हैं, रिव्यू करवा रहे हैं। जो ऑडिट फर्म है वो रिव्यू करने आई है, वो सिस्टम कंपनी होती है, वो कहती है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को कि हमारे यहाँ आए, सिर्फ ऑडिट के अलावा भी आ जाएं भाई, हमें रिव्यू कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी पॉलिसीज़ को देखें कि वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है ना। तो ऑडिटर सिर्फ ऑडिट नहीं करता है, रिव्यू भी करता है।
ड्यूरिंग द सेड रिव्यू, जब ऑडिटर ने रिव्यू किया तो उसने देखा, नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, द कंपनी हैव नॉट रोटेटेड देयर ऑडिटर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years, इंस्टेड दे हैव सिंपली रोटेटेड द एंगेजमेंट पार्टनर। तो कंपनी ने क्या किया, 5 साल हो गए, एक कंपनी में ऑडिटर का होता है हर साल अपॉइंट होता है, हर साल अपॉइंट होता है, 2 साल का अपॉइंटमेंट इलीगल है। तो एक कंपनी एक ऑडिटर को एक साल किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल किया, चौथे साल किया, पांचवें साल किया, कह रहे 5 साल तक एक ही ऑडिटर को बार बार अपॉइंट किया गया है और कोई ऑडिटर नहीं बदला। एक तो ये सवाल है, ठीक है। तो उन्होंने उसी ऑडिटर्स को बार बार, फर्स्ट केपीएमजी है, फिर केपीएमजी पहले साल भी अपॉइंट हुई, फिर दूसरे साल भी हुई, तीसरे साल भी हुई, चौथे साल भी हुई, पांचवें साल भी हुई, ठीक है ना। और लेकिन उसने कहा कि इसमें ये किया कि 5 साल तो ऑडिटर को अपॉइंट किया, लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर था ऑडिट का उसको बदलते रहे। मिसाल के तौर पे केपीएमजी में पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों पार्टनर है, केपीएमजी उनकी है, वो ऑडिटर आते हैं। पहले साल आपने ऑडिट करवाया केपीएमजी से, लेकिन ए ने ऑडिट किया, बी भी कर सकता था, सी भी कर सकता था, आपने वो ए करके गया, दूसरे साल बी ने किया, तीसरे साल सी ने किया, फिर चौथे साल ए ने किया, फिर पांचवें साल बी या सी ने किया। तो इससे कहते हैं रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब केपीएमजी का जो पार्टनर है वो बदल रहे हैं, लेकिन केपीएमजी ही ऑडिट कर रही है, इदारा वही है। ये पहला सवाल है। दूसरा, ये कंपनी हैव आउटसोर्स इट्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट टू एन ऑडिट फर्म एंड डज नॉट हैव ए प्रॉपर इन हाउस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया और लेकिन ऑडिट डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर दिया है। तो कर सकते हैं आउटसोर्स, आपको मालूम है, ऑडिट डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं होना चाहिए। कंपनी ने एक मुंशी साहब को अपॉइंट किया है, वो सीएफओ हैं और उनकी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 4 साल का तजर्बा है, जबकि 5 साल का होना चाहिए। नहीं, सवाल गलत लिखा हुआ है, और सीए के लिए 3 साल का तजर्बा है, मुंशी का 4 साल का है, तो मुंशी साहब आ सकते हैं। मुंशी साहब मुबारक हो। The company had planned to get 60% of their directors certified under director training program offered by the ICAP by जून 2020। तो ये जून 2020 तक तो ये रिक्वायरमेंट थी कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो ट्रेन होने चाहिए, लेकिन 2022 से रिक्वायरमेंट है कि सारे डायरेक्टर ने डायरेक्टर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ हो। तो अब ये 2022 में तो ये रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। 2020 में से ठीक रिक्वायरमेंट थी कि 60% और डायरेक्टर जो है उन्हें डायरेक्टर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ हो, लेकिन अब तो ये लाजमी हो गया कि सारे डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डायरेक्टर ट्रेनिंग का कोर्स किया होना चाहिए। हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो इज सेक्रेटरी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स रिवोल्यूशन कमेटी है, उसने क्या किया है, अटेंड किए हैं मीटिंग्स। तो क्या वो कर सकता है, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट का जो हेड है वो HR कमेटी की मीटिंग अटेंड कर सकता है। हाउएवर द कोर्ट हैज ओनली अलाउड अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द कमेटी ओनली व्हेन ही इज फॉर्मली इनवाइटेड टू अटेंड इट, अदरवाइज नॉट। वो कहते हैं, कोर्ट कहता है कि अगर उसको बुलाया जाए तो वो आएगा, लेकिन अपनी मर्जी से वो नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये है इसमें जो पूछा है, उसमें उसने मीटिंग अटेंड की है और उसको बगैर इन्विटेशन की उसने मीटिंग अटेंड की है, तो क्या होगा। कंपनी के पास 3 पर्सन है जो कि बोर्ड पे सर्व कर रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 3 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 है, और टोटल डायरेक्टर 11 है। तो 11 का जो 1/3 निकालेंगे, 1/3 लगेगा ना इस पे, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3.67, जो कि 4 होता है। 3.67 को अगर राउंड करें तो 4 होता है। इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 दिए हुए हैं, तो ये गलत है या सही है? हाँ, ये गलत है, इनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी वरना पेनल्टी लग जाएगी। तो ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि आपने देखिए स्लाइड नंबर जो मेरी 3 है, जो कम मेरा, उसमें मैंने ये सब चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है ना। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट क्या, ऑल लिस्टेड कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर जो है शेल चेंज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर एवरी 5 ईयर। लॉ ये कहता है कि जो कंपनी है, जैसे बैंक्स हैं, वो अपने 5 साल के बाद ऑडिटर को चेंज कर देंगे। जैसे केपीएमजी 5 साल ऑडिट कर रही थी, तो छठे साल अब केपीएमजी नहीं होगी बल्कि फर्ग्यूसन होगी या कोई और होगा। यानी आपने इदारे को बदलना है, ऑडिट के इदारे को बदल देना है, दूसरे इदारे को लेके आएंगे अपनी कंपनी में। और अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है तो पार्टनर अगर चेंज हो जाता है तो भी ठीक है। पहले साल केपीएमजी का ऑडिटर था हमारा, उसका पार्टनर ए आया,
दूसरे साल भी आया, तीसरे साल भी आया, चौथे साल भी आया, पांचवें साल भी आया, छठे साल आप केपीएमजी को ही रहने दें, आप पार्टनर बी को बुला लें, ठीक है ना। फिर वो 5 साल बी कर ले, फिर दोबारा ए को बुला लें या सी को बुला लें। लेकिन अगर बैंक है तो आपको इदारा बदलना पड़ेगा। आपकी बैंक है, अभी बैंक उसका ऑडिट किया केपीएमजी ने, तो 5 साल तक वो कर सकती है, बार बार अपॉइंटमेंट हो सकता है उसका। ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, 5 साल अपॉइंटमेंट हो सकता है उसका, एक एक अलग अलग। लेकिन छठे साल उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कोई और इदारा ऑडिट करेगा। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन पूरा का पूरा या आधा जो है आउटसोर्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल सर्विसेज जो होंगी वो आपके इंटरनल ऑडिट की may be outsourced by the company to a professional service firm or be performed by the internal audit staff holding company है। ठीक है, आप आउटसोर्स करा सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी के पास इंटरनल डिपार्टमेंट है ऑडिट का, तो आप उसकी सर्विसेज भी ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। बाहर से सर्विसेज लेंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर आप नहीं ले सकते। ठीक है, in lieu of the outsourcing, the company shall appoint or designate a full-time employee other than CFO as the head। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरनल ऑडिट का जो हेड है उसको तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। आप डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन बंदा तो रखना पड़ेगा आपको। जाहिर बात है बंदे की ज़रूरत है, वो अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो बाहर के लोग आएंगे तो उनको वेलकम कौन करेगा? इंटरनल ऑडिट का हेड ही करेगा ना, ठीक है ना। और वो कोऑर्डिनेट भी करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान, जो आउटसोर्स के लोग आए उनके दरमियान। While outsourcing the function, company shall not appoint its existing external auditor। एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं अपॉइंट कर सकते, ये मैंने बार बार बताता रहता हूँ आपको। केपीएमजी आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है, तो आप फर्ग्यूसन्स को आउटसोर्स कर लें, आप केपीएमजी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया है? बहुत इसमें सख्ती है। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता, अलग अलग जॉब है, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। लीगली ये दोनों अलग अलग हैं। अब ये दोनों ऑडिट करते हैं, उनकी स्टाइल अलग है ऑडिट करने में, लीगल लॉज अलग हैं। सही, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। 1 2 तो हमने करा दिया आपको। देखते हैं 3 में क्या लिखा है आपके लिए। मेंबर के पास 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए सीआईसी में। कि मुंशी के पास जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस है तो मुंशी अपॉइंट हो सकता है, और प्रोफेशनल बॉडी के लिए 7 ईयर्स है, और एमबीए वगैरह के लिए 7 साल है। तो मुंशी तो सी है, मुंशी अपॉइंट हो सकता है। All company, point number 4, all company must shall ensure that following dates the member of the directors of the board जो है 2020 तक आधा डायरेक्टर्स जो है वो क्वालिफाइड, आधे डायरेक्टर ने कोर्स किया हुआ हो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और जून 2021 में 75% और जून 2022 से तमाम डायरेक्टर ने ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए। जो कोर्सेज आई कैप करा रहा है, ICMA वाले करा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस करा रहा है। 2.5 लाख का कोर्स है तकरीबन, वो 1 हफ्ते या 10 दिन का कोर्स होता है, वो किया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स ने डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से किया हुआ है, या वो लोकल फॉरेन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, जो बाहर से करके आया है प्रोग्राम, वो बाहर से पढ़ा हुआ है, लेकिन वो SSCP के कोर्स आउटलाइन के मुताबिक उसने कोर्स किया हुआ है अमेरिका से या जर्मनी से, यूके से, तो उसके लिए ये पाबंदी नहीं होगी। तो उससे तो वैसे ही ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, तो उसकी माफ़ी है। अदरवाइज ये कोर्स करना पड़ेगा। ये अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैं कोर्स करके आया हूँ, मैं क्यों दोबारा करूँ? तो मुझसे माफ़ी है, लेकिन बशर्ते के कोर्स मैच करें SSCP का ने जो कोर्स बनाया है। बहुत आसान सा कोर्स है, मुश्किल नहीं है। जो IC में मुझसे पढ़ता है, मुझसे कहता है तो मुझसे पढ़ लो, यही इतना काफ़ी है, तुम्हें डायरेक्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो काफ़ी कवर कर जाता है। अब क्या लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट क्या है? CFO लिखा है कि जो है वो CEO जो है वो अगर मेंबर नहीं है कमेटी का, मतलब कभी HR कमेटी का अगर CEO मेंबर नहीं है, तो हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो, अगर वो भी इफ नॉट सेक्रेटरी द कमेटी या कोई और अदर एडवाइजर पर्सन में अटेंड द मीटिंग ओनली बाय इन्विटेशन। मतलब कि अगर CEO कमेटी का मेंबर है HR का है, तो वो हर मीटिंग में बैठेगा। हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अगर HR कमेटी का सेक्रेटरी बन जाए तो भी हर मीटिंग अटेंड करेगा, वरना तो स्पेशल इन्विटेशन पे ही आना पड़ेगा। क्योंकि HR कमेटी की जो मीटिंग होती है बड़ी सीक्रेट मीटिंग होती है, हर कोई इसमें नहीं बैठ सकता।
सीईओ उस वक्त बैठेगा अगर वो मेंबर है। कि एचआर कमेटी में सीईओ शामिल हो सकता है, ऑडिट में नहीं हो सकता। और हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, वो भी इस मीटिंग में बैठ सकता है बतौर सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी है। अगर नहीं है तो फिर वो भी इनविटेशन पे ही आएगा, वरना नहीं आएगा। ये थोड़ी है एचआर कमेटी में हर कोई आगे बैठ जाए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के अंदर लॉ है कि वो 2 हो या 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड हो। 2 कम से कम हो, और अगर बोर्ड ज़्यादा है मेंबर्स का तो 1/3 हो। तो ये फार्मूला देखें तो अगर हम इसको 11 दिए हैं सवाल में, तो 11 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3.67। तो इनको 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए थे इंडिपेंडेंट, ने 3 किए। इनको रीज़न देनी पड़ेगी लिख के, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। एसएससीपी को, आरओसी को रीजंस देनी पड़ेंगी, लिख कर देंगे डायरेक्टर से हमने क्यों 4 की बजाय 3 डायरेक्टर रखे। सवाल में लिखा है हमने 3 रख लिए, जबकि आंसर आया था 3.67। तो आंसर को राउंड ऑफ करना चाहिए था ना। फर्ग्यूसन के पार्टनर है रशीद जाफर, शब्बरजदी, नजम अब्बास। ये पार्टनर है फर्ग्यूसन के, मिसाल के तौर पे फर्ग्यूसन ने अपॉइंट हुई है किसकी ऑडिटर, एचबीएल ने उसको अपॉइंट किया ईयर 2000 में। फिर उसको 2001 में भी अपॉइंट कर लिया फर्ग्यूसन को हबीब बैंक ने। फिर ईयर 2002 में भी अपॉइंट कर लिया, 2003 में भी एचबीएल ने इसको अपॉइंट कर लिया, और 2004 में भी हबीब बैंक ने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया फर्ग्यूसन को। ये 5 साल हो चुके हैं। मिस्टर रशीद जाफर जो थे वो एंगेजमेंट पार्टनर थे फॉर ऑल द ईयर्स, यानी 5 साल में रशीद जाफर साहब ये फर्ग्यूसन की तरफ से आया करते थे ऑडिट करने के लिए। शब्बर भी आ सकते थे, नजम भी आ सकते थे, अब्बास भी आ सकते थे, लेकिन रशीद जाफर आए। द मेंबर आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द ऑडिट फर्म। मेंबर जो है ना कंपनी के जो मालिक हैं, किस कंपनी के जिसका ऑडिट हो रहा है, एबीसी, उसके जो सॉरी एचबीएल के जो मालिक हैं एचबीएल के, वो बहुत मुतमईन है ऑडिटर से। इन 2005 में एचबीएल जो है वो चाहता है दोबारा फर्ग्यूसन को अपॉइंट करना। तो भाई देखें यह नहीं हो सकता। एचबीएल एक बैंक है, और बैंक में 5 साल बाद ऑडिटर बदलना पड़ता है, और किसी और से ऑडिट कराएं। फर्ग्यूसन की जगह एक और नाम है बड़ा अच्छा, कई केपीएमजी उससे ऑडिट कराने। अब ये है कि यही वही सवाल है, लेकिन यहाँ ये सवाल ये है कि जो जिसका ऑडिट हो रहा है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बैंक नहीं है, और उसका नाम है एबीसी। इसमें क्या हुआ कि इसमें वही ये सवाल है कि 5 साल ऑडिटर अपॉइंट हुआ, वही 2000 में भी एबीसी ने अपॉइंट किया फर्ग्यूसन को, 1 में भी किया, 2002 में भी किया, 2003 में किया, 4 में भी किया। 5 साल हो चुके हैं, और 5वें साल रशीद जाफर साहब आए थे ऑडिट करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, इसमें अब रशीद जाफर साहब नहीं आ सकते, आप अपॉइंट कर लें 2005 में फर्ग्यूसन को कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन रशीद जाफर की साहब की जगह शब्बर साहब को, नजम साहब को या अब्बास साहब को ऑडिट करने आना पड़ेगा। अब रशीद जाफर साहब ऑडिट करने नहीं आ सकते, इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं। और अदर देन बैंकिंग में ये लॉ है कि आप इदारा मत बदलिए, लेकिन उसके एंगेजमेंट पार्टनर को तो बदल दीजिए। एंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं वो जो आपका ऑडिट करने आ रहा होता है आपके पास, ठीक है ना। इदारा नहीं, फर्ग्यूसन से ऑडिट कराए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बैंक नहीं है, फार्मा कंपनी है। लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको तो आप बदल दें आप प्लीज। ऑडिट पॉइंट फॉर इज दी मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। एक सवाल है कि पीआईए ने केपीएमजी को 2 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होता है। अब क्या भैया, एक नया सवाल, क्वेश्चन 4 है। डायरेक्टर्स हैं एक सीमेंट कंपनी के, जो लिस्टेड कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर्स हैं। सीईओ है जैनब, अंजुम डायरेक्टर फाइनेंस हैं, सगीर जो है वो डायरेक्टर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अदील जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, फ़हीम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सलमान और उस्मान दोनों इलेक्टेड डायरेक्टर हैं। Keeping view of the required listed company, though you are required to comment whether or not the composition of the board is in line with the requirement, and they are, क्या ये रिक्वायरमेंट सही है। तो आपको पता है 7 डायरेक्टर हैं, 7 में से आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेने पड़ेंगे। अगर 7 हो तो 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, और 7 से ज़्यादा हो तो फिर 1/3 निकालते हैं। 1/3 निकालने की जरूरत नहीं, 7 है तो आराम से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो भी जो है वो कितने हैं, अंजुम, जैनब और सगीर, ये तीनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। लेकिन डायरेक्टर फाइनेंस है, इज ऑल्सो द इलेक्टेड डायरेक्टर है, ये तो इलेक्टेड डायरेक्टर में आएगा। तो जैनब और सगीर जो है ये
जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये भी 1/3 के अंदर ही आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सही है। The composition is in line with the requirement of the listed company code of corporate governance. It is comprised of 7 directors, out of which 2 are independent director and executive director are 1/3 of the board. There should be 1 female director on the board. वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि मैडम जैनब जो है वो इंडिपेंडेंट, सॉरी मैडम जैनब जो है वो फीमेल डायरेक्टर है, वो भी बोर्ड पे है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, Is it mandatory that each listed company shall have at least 2 or 1/3 of the board? Yes. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो तो या तो 2 हो कम से कम, अगर डायरेक्टर कम है, अगर ज़्यादा है तो 1/3 लेंगे टोटल डायरेक्टर्स का, ठीक है। और अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको आप राउंड करेंगे, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर 3.67 आंसर आया तो फिर 4 लेंगे, 4.8 आंसर आया तो फिर 5 लेंगे, समझ में आया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कोर्ट डिस्करेज करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कि वो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल है, स्वात होटल कंपनी एसएचएल एक लिस्टेड कंपनी है, एसएचएल स्वात होटल लिमिटेड, उसकी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड किए हैं एसएचएल ने आर्टिकल्स में 8, 7 हो सकते हैं, 8 किए हैं, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कैटेगरी क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आतिफ लतीफ़ सज्जाद साजिद, नॉन एग्जीक्यूटिव है मुस्तफ़ा अब्बास जमशेद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अमजद इम्तियाज़ और, ठीक है, बस अमजद इम्तियाज़ है। अमजद इम्तियाज़ जो है वो क्या है, अमजद सीईओ हैं और इम्तियाज़ जो है सीएफओ है और कंपनी सेक्रेटरी है। यहाँ पे एतराज़ आ जाएगा कि ये सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी एक आदमी नहीं हो सकते, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में तो हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल कंपनी में नहीं हो सकते हैं, तो अंदर से जमशेद इज द ओनली नॉमिनी ऑफ द पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, पीआईएल का जमशेद नॉमिनी है, इसमें जमशेद का नाम है, जमशेद आ रहा है, जमशेद जो है वो एक पीआईएल कंपनी है, उसका नॉमिनी है क्योंकि पीआईएल कंपनी ने 55% शेयर्स खरीदे हुए हैं एसएच होटल के। तो अब ये पीआईएल कंपनी जो है वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है और उसने 55% शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब ये अब ये होटल जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गया। पीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम 20% शेयर जो है बेच देंगे क्योंकि पीआईएल खुश नहीं है एसएचएल से। जब 20% बेच देंगे तो ये 35% हो जाएगा, 55% से 20% अगर कम करें तो 35% होल्डिंग हो जाएगी। कब हो जाएगी, 2020 में, ठीक है। शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, यानी पीआईएल नाराज है एसएचएल से, अपनी शेयर होल्डिंग खत्म करें, बेच रहे हैं शेयर। अच्छा, इम्तियाज सबमिटेड इज रेजिग्नेशन, इम्तियाज ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है जो कि एक्सेप्ट हो गया है 5 दिसंबर को, और उसका लास्ट वर्किंग डे जो है 2021 है। रेजिग्नेशन के बाद वो 27 दिन, 1 महीना 27 दिन और काम करेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। रेजिग्नेशन जिस दिन एक्सेप्ट होता है फौरन उसके बाद तो पता है फौरन नहीं जाना होता है, कुछ दिन आपको काम करना पड़ता है। ये थोड़ी आप गए रिजाइन दिया और शाम को घर आ गए, ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में होता है ऐसा। Advise the directors of SHL, क्या एडवाइस करना है, हाउ द नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पीआईएल में बी रिमूव। पीआईएल का जो डायरेक्टर है जमशेद, वो कैसे रिमूव होगा, तो मैंने इसका कोड आपको बताया था, विन, और याद है विन करके नाम कोड था, वो उस तरीके से वो रिमूव हो सकता है। और अगर 20% अगर कम कर देते हैं शेयर्स तो फिर तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रहेगी, तो उस सूरत में तो आपको बताया फिर वो जो होटल है वो डायरेक्टर निकाल ही नहीं सकता, वो फिर पीआईएल ही निकालेगी। ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। The change that may be made in the composition of SHL board after the disposal of 20%, तो फिर तो वो SHL निकाल सकती है जब तक वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है SHL। जब वो 20% कम हो जाएंगे शेयर्स उसके गवर्नमेंट के, तो वो जो है वो SHL जो है वो नॉर्मल कंपनी बन जाएगी और पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रहेगी, तो फिर वो नॉर्मल कंपनी डायरेक्टर नहीं निकाल सकती उस, यानी वो डायरेक्टर जो कि पीआईएल ने डाला है उस डायरेक्टर निकाल सकते, पीआईएल निकालेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी में पीआईएल भी निकाल सकती है और एसएचएल भी निकाल सकती है।
ये मैंने सवाल आपको देखिएगा 3 में कराया है, वीडियो नंबर 3 में। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग कैजुअल वैकेंसी का तरीकाकार क्या होगा, यानी कोई डायरेक्टर चला जाए तो उसकी जगह नया डायरेक्टर कौन लाता है? आपको पता है डायरेक्टर्स ही लेके आते हैं, मालिकान नहीं आते। डायरेक्टर बैठ जाते हैं मीटिंग में और नया मालिक डायरेक्टर बैठ जाते हैं मीटिंग में और नया डायरेक्टर ले आते हैं। मालिक इस मीटिंग में नहीं बैठते। डायरेक्टर्स जो होते हैं, बकिया डायरेक्टर जो होते हैं, वो नया डायरेक्टर ले आते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का क्या तरीकाकार है, की तनख्वाह, वो पूछा है इसमें, एक एक करके देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर बिफोर डिस्पोजल ऑफ पी 20%. PAL shareholding in SHL on December. SHL falls into the public sector company as defined in the Companies Act. Because 55% इसके शेयर है, तो SHL जो है वो क्या बन गई? पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई, क्योंकि PIL पब्लिक सेक्टर है, ये भी पब्लिक सेक्टर बन गई। अब विन पिफ के तहत ये फारिग हो सकता है। डायरेक्टर जो है जमशेद, PIL भी निकाल सकती है और SHL भी निकाल सकते हैं उसको, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। पहला केस क्या है कि गवर्नमेंट खुद ही, PIL खुद ही उसे हटा दे, तो ABCL निकाल देगी उसको, ठीक। या डायरेक्टर जो है आया है जमशेद, वो यहाँ के मिसकंडक्ट करता है, नॉन कंप्लायंस करता है, परफॉर्मेंस खराब करता है, पॉलिसियाँ तोड़ इग्नोर करता है, ड्यूटीज अपनी गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे निकाल दिया जाएगा। कौन निकाल देगा इसमें? SHL निकाल देगी। और पहला केस जो है विड्रॉवल का, उसमें तो खुद PIL निकाल रही है, तो SHL गई बहुत खुशी खुशी भगा देगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ PIL। ये क्लियर हो गया आपका सवाल? यार एक बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें प्लीज। आंसर, रिमूवल ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ डिसेबल 20% शेयर होल्डिंग, तो ये आपको बता चुका हूँ, तो ये क्लियर है। Vacancy in the office of executive director. Since Imtiaz is holding the position of an executive director, hence जो सवात होटल लिमिटेड है, SHL है, shall have to ensure the requirement of minimum 8 director of the directors shall be maintained, क्योंकि इनके आर्टिकल में लिखा हुआ है 8, तो उनको 8 डायरेक्टर करने पड़ेंगे। अभी 7 होता है लिस्टेड कंपनी में, लेकिन 8 लिख दिया ना आर्टिकल में। अगर आर्टिकल में जो लिख दिया है फिर उसको मानना पड़ता है। आर्टिकल में 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट 7 की है लिस्टेड कंपनी में, अगर ज़्यादा लिख सकते हैं। फिर सुने, लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। अगर आर्टिकल में 6 लिख दें तो आर्टिकल इलीगल है, लेकिन अगर आर्टिकल में 8 लिख दें, 9 लिख दें, तो आर्टिकल सही है। तो इन्होंने 8 लिख दिया है। If such a point could not be made till the last working day of Imtiaz, then कैजुअल वैकेंसी में अराइज, और डायरेक्टर को 90 दिन के अंदर, वो मेरे ख्याल 27 फरवरी को जा रहे हैं, तो उनको चाहिए 27 फरवरी के बाद 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपॉइंट करने। जो जिस दिन लास्ट वर्किंग डे होगा ना उसका, फिर आप अपॉइंट कर लीजिएगा। रेजिग्नेशन से डेट नहीं गिनेंगे 90 दिन, वहां से गिनेंगे जब से वो लास्ट वर्किंग डे है। इट इज टू इंश्योर दैट पर्सन हु इज सो अपॉइंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर पीरियड, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए आएगा। फर्स्ट करो, अभी इम्तियाज का एक पीरियड 1.5 साल बाकी था। अब जो डायरेक्टर आएगा जो नया वाला, उसकी जगह तो वो 1.5 साल ही करेगा, वो 3 साल पूरे नहीं करेगा, क्योंकि वो रिमेनिंग पीरियड के लिए आया है। और जो डायरेक्टर आया है वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा, जो ROC के पास जमा होगी। ये तो आपको मालूम है, हर डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट जमा होती है ROC के पास। अब ये इनको चाहिए कि एक लड़की को अपॉइंट कर लें, इनके बोर्ड में लड़की नहीं है, ये जा रहा है लड़की अपॉइंट कर लें तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कि फीमेल डायरेक्टर वाला जो लॉ है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ है, प्रायर डिस्पोजल PIL शेयर SHL वाज रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लायंस विद CR सो दैट, ये वाली आपको मैंने बताया था कि चूँकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी में एक आदमी हो सकता है, जब तक उसके पास 55% शेयर्स हैं उस वक्त तक तो एक आदमी SHL में काम कर सकता है, जो कि CFO भी हो और कंपनी सेक्रेटरी भी हो। लेकिन जैसे वो अपने शेयर 20% हटाएगा तो ये नॉर्मल कंपनी बन जाएगी, सवात होटल, तो फिर उसको CFO को और उसको अलग करना पड़ेगा।
कंपनी सेक्रेटरी को अलग अलग आप बंदे होंगे, एक नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पता है चीफ FCFO की क्वालिफिकेशन आपको मालूम है क्या होनी चाहिए? कि अगर वो CA है तो 3 साल, IC में है तो 3 साल, दोनों के लिए 3 साल है, IC में CA के लिए, बाकी बॉडी के लिए, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के लिए 5 साल, और MBA वगैरह के लिए 7 साल है। ठीक है ना मनीष, सब आपको मालूम है। 3 साल, 5 साल और 7 साल, तीनों पैराग्राफ में मैंने लिख दिया है CFO के लिए। आगे बढ़ जाए। In the Office of Financial SL Direct Report to members shall state the remuneration of a non-executive director, including independent director, as approved by the board, which shall also include disclosing these significant features and elements thereof. अब इस सवाल में लिखा था कि जो डायरेक्टर को सैलरी दी जा रही है क्या उसको रिपोर्ट किया जाएगा बाकायदा अकाउंट्स के अंदर? तो बिल्कुल डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट बिल्कुल रिपोर्ट में लिखेंगे कि हम कितने डायरेक्टर को क्या क्या सैलरी दे रहे हैं। ये डिस्क्लोजर बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जो भी डायरेक्टर बनता है ना, उसकी सैलरी को डिस्क्लोज किया जाता है लिस्टेड कंपनी में, पूरे स्टाफ को पता लग जाती है, पूरी दुनिया को पता लग जाती है इसकी सैलरी क्या है। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं, वो तो हर आदमी देख सकता है, किसी भी कंपनी के आदमी देख सकता है। अगर आपको देखना है वेबसाइट पे पड़े हुए होते हैं, देख लें। तो ये बड़ा हो जाता है, स्टाफ को जब सैलरी पता लग जाती है ना डायरेक्टर्स की, तो वो मतलब दबे दबे अल्फाजों में चुड़ कर रहे होते हैं कि यार उसकी तनख्वाह इतनी है डायरेक्टर की, ये सब है। सैलरी के अलावा जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सब लिखने पड़ेंगे, गाड़ी मिली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल पे हो रहा है, सब। ये बड़ी मुसीबत है, डायरेक्टर की सैलरी छुप नहीं सकती, उनका स्टाफ देख लेता है, और डाकू भी देख लेते हैं आजकल। आजकल जो डाकू है ना, वो कंप्यूटर बैठते हैं, देखते हैं किस डायरेक्टर के घर में डाका डालें। उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा ये। आप किसी भी कंपनी को खोलें वेबसाइट, उसकी एनुअल अकाउंट देखें, वहाँ जाके एनुअल अकाउंट ढूंढें, सर्च करें डायरेक्टर की सैलरी, देखें कौन सा डायरेक्टर ज़्यादा सैलरी ले रहा है। इसके लिए मसला आ सकता है, ये लॉ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ABC is a company. The election are due, but existing directors are not deliberately want to conduct. एक कंपनी है, नया सवाल है ये। एक कंपनी है, उसके इलेक्शन 3 साल हो गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन जो पुराने डायरेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं हम जगह नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो क्या होगा? असद एक मेंबर है, उसके पास 5% शेयर्स हैं, वो चाहे तो SCCP को शिकायत कर सकता है कि भाई ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। वो ROC को भी कह सकता है। तो देखिए, इसके 5% शेयर्स हैं, तो काम है 10% होने चाहिए तो कर सकता है। 5% वाला शेयर होल्डर की शिकायत नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में तो इलीगल काम हो रहा है, तो हर आदमी शिकायत कर कबूल होनी चाहिए। ये शर्त मेरी समझ में नहीं आई कि 10% होगा तो वो शर्त शिकायत करेगा कि भाई इलेक्शन डायरेक्टर नहीं करा रहे। डायरेक्टर इलेक्शन नहीं करा रहे हैं तो उनको कराना चाहिए। तो मालिक चाहे 1% का मालिक हो, 2% का मालिक हो, 10% का हो, 15% का हो, जिसका परसेंट का हो, उसके पास हक है वो SCCP से, ROC से शिकायत करे। लॉ ने करनी, शिकायत करने के लिए 10% चाहिए। भाई गलत काम हो रहा है, डायरेक्टर इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, बैठे हुए हैं 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, हटाओ ने इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं करा रहे। तो SCCP, ये लॉ मेरी समझ में नहीं आया। कोई भी कह दे SCCP को एक्शन लेना चाहिए, खुद एक्शन लेना चाहिए SCCP को। यहाँ लिखा हुआ है कि ROC को अगर पता लगता है, खुद पता लगता है ROC को, तो ROC हुक्म दे सकता है। तो क्या हुआ, मेंबर शिकायत कब करेगा? जब उसके पास 10% शेयर हो, और SCCP को खुद पता लग जाता है तो वो डायरेक्शन दे सकता है। दोनों केस में ऐसे ROC डायरेक्शन दे सकता है कि इलेक्शन कराओ। ये क्या मजाक है, 3 साल के लिए आए थे, 4 साल हो रहे हैं, तो लोग शर्म नहीं आती? ABC कंपनी है, इलेक्शन ड्यू हो गए हैं, और तो वही वाली बात है, इलेक्शन ड्यू हो गए हैं, तो 10% अगर डायरेक्टर्स मेंबर्स के पास मतलब टोटल मेंबर हों तो वो कर सकते हैं। अगर 300 कंपनी में मेंबर्स हैं, या शेयर होल्डिंग की बात नहीं हो रही है, उसमें से अगर 30 भी शिकायत करेंगे तो वो ROC एक्शन ले लेगा और कहेगा इलेक्शन कराओ।
डायरेक्टर्स तुम लोग इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? बैठ गए हो, हट नहीं रहे हो, शर्म नहीं आती? डायरेक्टर्स इलेक्शन कराएंगे। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड क्या है? जॉर्ज, ये डायरेक्ट ये कंपोजिशन है, जॉर्ज, जेफरसन, मेडिसन और मॉनरो। लिस्टेड कंपनी में 4 डायरेक्टर हो नहीं सकते, गलत है, कंपोजिशन है, बिल्कुल गलत है। जवाब है, द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज मिनिमम 7 डायरेक्टर्स, मिनिमम 1/3 डायरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये कंपोजिशन गलत है। जो आखिरी में 3 पॉइंट है ना ब्लैक पे मैंने लिखे हैं, ये आंसर है इसका, ये गलत। जॉर्ज, जेफरसन, मेडिसन, मॉनरो ये है अनलिस्टेड कंपनी में, तो यहाँ हो सकता है। लिस्टेड में तो कंपोजिशन हो सकती है, कोई भी कर लें, इसमें 7 की ज़रूरत नहीं है, 3 होने चाहिए मिनिमम। ये तो 1 2 3 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं है। प्राइवेट में 2 होने चाहिए। अच्छा, बोनस टू एम्प्लॉई, डायरेक्टर ने बोनस दिया है एम्प्लॉई को। डायरेक्टर ने इमरान जावेद बरकी, जहीर जावेद मोहसिन सरफराज ने अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया है, ठीक है ना, एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया है। एक ऑनर जो है कंपनी का, वो कह रहा है तुम लोगों ने गलत किया है, मुझसे हमसे क्यों नहीं पूछा? तो ये बकवास कर रहा है। डायरेक्टर के पास पावर है कि वो एम्प्लॉइज़ को बोनस दे सकते हैं, मालिकों से पूछे बगैर। मालिकों से ज़रा सी बात थोड़ी पूछेंगे, वो कंपनी चला रहे हैं डायरेक्टर्स, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, नाजायज़ ना हो कि 40 बोनस दे दिए, 50 बोनस दे दिए, वो फिर बात समझ में आती है। 1 2 बोनस, 3 बोनस, 4 बोनस, 5 बोनस तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डायरेक्टर्स के पास ये पावर है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल, उसमें यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करना। तो इमरान जावेद बरकी, ज़हीर जावेद मोहसिन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर दिया। मालिकान कह रहे हैं तुमने कैसे अप्रूव कर दिया? अप्रूव करना तो हम करेंगे अप्रूव, तुम नहीं अप्रूव करोगे। तो मालिक बकवास करें, डायरेक्टर ही अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टर ही अप्रूव करते हैं, मालिकान तो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, अडॉप्ट थोड़ी कर रहे हैं। अप्रूव करें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्टर ही अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर ही अप्रूव करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर थोड़ी करते हैं, वो तो अडॉप्ट करते हैं। समझ में आ गया? ये मैं आपको मुझसे क्लास में पूछिएगा, अडॉप्ट और अप्रूव का फर्क क्या है। राइट ऑफ कर दिया रिसीवेबल, कस्टमर से पैसा लेना था, तो ये जो डायरेक्टर है इमरान जावेद बरकी मोहसिन ज़हीर और सरफराज ने कुछ रिसीवेबल्स होंगे कस्टमर से, उन्होंने उनको राइट ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया। पैसा आना था कस्टमर से, वो माफ़ कर दिया। अगर वो कोई ताल्लुकात में माफ़ किया है तो फिर तो गलत है, कंपनी को लॉस होगा। जैसे आपका स्कूल है, फीसें आनी है, फीस माफ़ कर दें बच्चों की, तो ये इलीगल है ना। तो ये तो अगर जानबूझ के किया है तो गलत है। कंपनी ने उसने सेल की थी, माल बेचा था, स्टाफ को एडवांस दिया था, एडवांस माफ़ करवा रहा है स्टाफ, वो भी गलत है। मैं अगर अपनी कंपनी से लोन लूंगा तो वो माफ़ थोड़ी होगा। अगर डायरेक्टर माफ़ कर रहे हैं तो वो उनके पास रीज़न होनी चाहिए सॉलिड। अगर याद रखिएगा, तो अगर अकाउंटिंग के असूल के मुताबिक नहीं है तो फिर तो ऑडिटर इस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा और मालिकान इसकी एफआईआर भी कटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सज़ा दिलवा सकते हैं डायरेक्टर्स को। अच्छा, इन्वेंट्रीज आपके ऑफिस में जो जिससे आपकी फर्ज करें कि आपकी इक्विपमेंट की कंप्यूटर की फैक्ट्री है, आप कंप्यूटर बनाते हैं, उससे पुराने कंप्यूटर हो जाते हैं, मॉडल पुराना हो जाता है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं। ज़ाहिर बात है, आपका मॉडल कंप्यूटर का इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है कि 3-4 साल में कंप्यूटर जो है, ये मैंने भी कंप्यूटर जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर 2.5 लाख रुपए का था जब लिया था। अब ये कंप्यूटर जो है वो 1 लाख का हो गया 2 साल के अंदर। वैल्यू गिर जाती है और 5-6 साल बाद ये बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, कोई इसको लेगा नहीं। तो डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है, जो माल माल उनका बेच रहे होते हैं बना के, अगर वो पुराना हो जाता है तो बेचारे इस माल को कचरे के वाले को बेच देते हैं। तो ये अलाउ है या नहीं अलाउ है? देखिए, देखना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने फ्रेश माल बेचा है तो फिर तो इलीगल है, और अगर उन्होंने फ्रेश माल नहीं, पुराना माल है, वो उसको कूड़े वाले को बेच दिया है, तो रद्दी वाले को बेच दिया है, तो ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक बेचें। इसी तरह एसेट्स जो होते हैं कंपनी के अंदर, पुराने फ्रिज, पुराने एसी, पुराने कैलकुलेटर, पुरानी मशीनें वो बेच दी हैं कूड़े के वाले को, तो वो भी ठीक है। अगर नई मशीनें बेची हैं तो फिर तो गलत है। ये जो ऑडिटर का ऑब्जेक्शन है जो लगाया है, वो देखना पड़ेगा कि नौयत क्या है। समझ में आ गया? नहीं क्लियर है? तो राइट ऑफ का के लिए ये लॉ है कि वो
अकाउंटिंग प्रिंसिपल में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके मुताबिक बेचें, वैसे नहीं नई नई चीज़ों को अगर आप कूड़े वाले को बेच देंगे तो कूड़े वाला कौन होगा, वो आपका ही आदमी होगा। इधर से डायरेक्टर बेचेंगे और उधर कहेंगे घर पहुँचा दो। समझ में 1 लाख की चीज़ को 5,000 में बेचा और फिर वो माल घर चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिटर बेवकूफ़ नहीं है, ऑब्जेक्शन लगा देगा, एफआईआर कट जाएगी डायरेक्टर के खिलाफ। और कोई मसला है? देखें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये राइट ऑफ भी हो गया, तमाम हो गया। रिसीवेबल्स को माफ़ी, यानी पैसा जो रिसीवेबल है वो भी माफ़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टर्स बेवजह, ठीक है ना। बोनस दे सकते हैं लेकिन 50-60 बोनस नहीं दे सकते। पागल हो गए क्या? ये भी हो गया। और डायरेक्टर चाहे तो मालिकों को ना प्रॉफिट दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते। मालिकों का प्रॉफिट भी रोक सकते हैं, कह सकते हैं हम इस पैसे का एक नई ब्रांच खोलेंगे, इसलिए हम आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। डायरेक्टर्स पावर्स बहुत होते हैं। रिमूवल और सीईओ बाय डायरेक्टर। असद, इमरान, माजिद, बरकी, जहीर, जावेद, मोहसिन, मुदस्सिर, हनीफ एंड सरफराज जो डायरेक्टर्स हैं, वो डोनाल्ड का सीईओ है, उसको निकालना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कितने डायरेक्टर हैं? 9 हैं। 9 का 75% होता है 6 डायरेक्टर चाहे तो निकाल सकते हैं। कितने डायरेक्टर हैं निकालना चाहते हैं? असद, इमरान, जावेद, मोहसिन, मुदस्सिर, हनीफ एंड सरफराज जो है 7। हाँ 6 निकाल सकते हैं, 7 नहीं तो बिल्कुल निकल जाएगा। डोनाल्ड साहब खुदाफिज, सही ना। डायरेक्टर कितने हैं हमारे सवाल में? 9 है ना, 9 में से 6 निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 डायरेक्टर निकालना चाहते हैं, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। खुदाफिज डोनाल्ड ट्रम्प, खुश रहो, बाय बाय। ये भी हो गया। मालिकों का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले पढ़ाया था कि मालिकान में देखा जाएगा कंपनी का कैपिटल कितना है। सपोज करो 1 लाख है, तो जिसमें 75% अगर मालिक चाहे तो निकाल सकते हैं। इसमें केस में जो है वो देखें, सेकंड लास्ट 2 कॉलम में अमित, हीमा और शाहरुख मिलके निकालना चाहते हैं। तो अमित के पास शेयर है 71,000, हीमा के पास 3,000, तो कितने हो गए 74। शाहरुख के पास 2,000 शेयर है, तो 76,000 का मतलब 76%। हाँ निकाल सकते हैं। सेकंड केस में अमित और हीमा निकालना चाह रहे हैं, तो अमित और हीमा के शेयर मिलाएं कितने हैं? 71 और 3 74,000, नहीं निकाल सकते हैं। आखिरी केस में क्या है? हीमा, शाहरुख, काजोल, सलमान और कटरीना निकालना चाहती हैं। इनके शेयर बनते हैं 29,000, जो कि 29% है, नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। तो मालिकों के लिए मालिक नहीं गिने जाते हैं, बल्कि उनके शेयर गिने जाते हैं। और डायरेक्टर के लिए उनको गिना जाता है। डायरेक्टर्स कितने हैं? जैसे 9, अभी हमने सवाल किया, 9 में से 6 निकालना, 7 निकालना चाहते थे, और 9 का 75% जो है वो 6 होता है। ये हो गया ख़त्म। और सही हो कि बहुत समझ में आ गया होगा आपको, बहुत काबिल हो गए आप लोग। ठीक है भाई, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इग़फिर ली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इंसान को तकब्बुर यानी ग़रूर के बारे में मालूम हो जाए अल्लाह कितना नाराज़ होता है और क्या सज़ा देता है, तो बंदा फ़कीरों के साथ बैठे और गरीबों से के साथ बैठे, फ़कीरों की तरह रहे और गरीबों के साथ से मिले और मिट्टी पर बैठा रहे। अल्लाह मेरे को गरूर पसंद नहीं है। हज़रत अली फरमाते हैं इंसान अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने ख्वाबों में इजाफा करें। अगर आपने अपने दुश्मन से इंतकाम लेना है ना, तो क्या करें? अपने ख्वाब बड़े करें, अपने आप को बड़ा आदमी बनने हैं। और आप जैसे जैसे बड़े आदमी बनेंगे, आपका दुश्मन जो है वो रोने लगेगा और वो आखिर में आपका सामने झुक जाएगा या आपसे दोस्ती कर लेगा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, हज़रत फरमाते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग कि एक शख्स ने, यहूदी ने पूछा, जब हम इबादत करते हैं तो हमें बुरे ख्याल आते हैं, और जब हम इबादत नहीं करते तो बुरे ख्यालात नहीं आते। तो हज़रत ने जवाब में फरमाया, एक घर फ़कीर का हो, एक घर अमीर का हो, चोर कहाँ जाएगा? उससे अमीर के घर में जाएगा। तो सही बात है, शैतान देखते हैं जहाँ इबादत हो रही है तो शैतान उन लोगों को बहकाएगा ना, जो इबादत नहीं कर रहे उनको क्यों बहकाएगा? ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा हम, मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी, उम्मत के लिए भी, सेहत की, सलामती की, इल्म की, दौलत की, शोहरत की, खुशियों की। उम्मत पे अल्लाह मियाँ रहम करे, इमाम मेहदी जल्द से जल्द आएँ और इस्लाम तरक्की करे।